नमस्कार दोस्तों, हमने अकाउंट्स के एमसीक्यू देखे, मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ देखे, लेकिन हम कंपनीज़ एक्ट को छोड़ के रखे थे। सहकारिता के भी हमने एमसीक्यूज़ टच किए। कंपनी एक्ट का छूटा हुआ था, तो पार्ट 1 यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब और कोर्स दोनों में जाएगा। तो एक 20 क्वेश्चन है, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में आपका कंपनीज़ एक्ट का बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी अगर आप एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो, यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश अ कंपनी फ्रॉम पार्टनरशिप? निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता कंपनी को साझेदारी से अलग करती है? तो देखो, एक चाहे पार्टनरशिप की बात हो या सोल ट्रेडर की बात हो, ऐसे केस में मैंने क्या बोला कि मैं अकेला योगेन साहू क्लासेस बना रहा हूँ, इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, मैं जितने चाहे पैसे लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कंपनी का डिफरेंस मैंने तब बताया था इशू ऑफ शेयर डिवेंचर पढ़ाते समय कि भाई कंपनी में बताना होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है? फिर आप कितना पब्लिक को इशू करेंगे, ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। एक कंपनी का एक फीचर तो वहाँ पे हमने देखा, ठीक है? पार्टनरशिप से वो कैसे अलग है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या देखो, द कंपनी इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन? नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, वही ओनर कहलाते हैं। ए कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ये बात सही है, उसकी अपनी अलग एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? कंपनी का एक अलग कानूनी पहचान होता है, ठीक है? अपना एक कॉमन सील होता है, ये सब बात ध्यान रखना। ए कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कंपनी को उसके सदस्यों शेयर धारकों से अलग एक स्वतंत्र कानूनी व्यक्ति माना जाता है। यह अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है तथा मुकदमा कर सकती है, या उस पर मुकदमा किया जा सकता है। जैसे अगर मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस की, तो अगर कुछ केस करना होगा तो रिलायंस कंपनी पर होगा, ना कि मुकेश अंबानी। वो किसी पर कर सकते हैं, उन पर किया जा सकता है, ये सारे हो सकते हैं। वो रिलायंस कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी हो सकती है, वो साइन कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है? याद रहेगा। चलो, ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन, देखो याद आ रहा होगा, अब जब हम लोग अकाउंट्स भी पढ़ते थे तो 3 टाइप के अकाउंट पढ़ते थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी 3 पर्सन होते थे, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखो कंपनी कैसा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक? कंपनी का भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होगा, लेकिन वो एक नेचुरल पर्सन नहीं होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड इंस्टीड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस बाय अ प्राइवेट कंपनी? देखो यहाँ पर मैं आपको 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है? 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं। एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, ठीक है? ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है ना? लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है प्राइवेट कंपनी के द्वारा जारी किया गया प्रोस्पेक्टस। आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन में ही समझ आएगा। देखो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन ल्यू का मतलब ही होता है के बदले में, इन ल्यू का मतलब ही होता है के बदले में। तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के स्थान पर बयान क्या कहलाता है? अ, क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टस बाय ए प्राइवेट कंपनी, वो जो जारी करता है। और मैं आपको 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस होता क्या है अगर पूछा जाए, तो एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है, जो क्या किस लिए जारी किया जाता है? इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि हम बताएंगे भाई कि इनवाइट करेंगे पब्लिक को कि हमारे शेयर आप खरीद लीजिए। क्लियर है? अच्छा, यहीं से मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला भी अब एक पॉइंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वहां से सवाल बन जाए, ठीक है? अब 4 प्रकार के प्रोस्पेक्टस है, जिसमें सबसे पहले RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा मिलेगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तीसरा आपको देखने को मिलेगा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, और चौथा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है? डीम्ड, डीम्ड मतलब माना गया। ये सब का मतलब डेफिनेशन बता देता हूँ। डीम्ड मतलब माना गया कि कोई से भी ऐसा डॉक्यूमेंट, भले वो प्रोस्पेक्टस के नाम से जारी ना किया जाए, लेकिन उसमें सारे डिटेल हो, जब वो प्रोस्पेक्टस में रहते हैं, तो उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये नॉर्मल प्रोस्पेक्टस का ही एक संक्षिप्त वर्जन है, शॉर्ट में, कि भाई हम 80-100 पेज का, 200 पेज का प्रोस्पेक्टस नहीं समझ पाएंगे, 2 पेज में मेरे को बता दो। तो बस एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? एकदम शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट प्रोस्पेक्टस होता है। बेनिफिट क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है प्रिंट के लिए, है ना, और समझने और पढ़ने के लिए भी आसानी हो जाता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? समझिएगा, सुनना, दिस इज इसका डेफिनेशन सुनिएगा। दिस इज द सिंप्लीफाइड प्रोस्पेक्टस यूज्ड बाय कंपनीज, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, ऑफरिंग मल्टीपल सिक्योरिटीज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट हैविंग टू इशू अ न्यू प्रोस्पेक्टस फॉर एवरी। हर बार नया प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इसकी वैलिडिटी, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 1 साल। 1 साल कहाँ से गिना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग, ठीक है?
फॉर फर्स्ट ऑफरिंग। ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस का अगर सेक्शन पूछा जाए, सेक्शन 31 आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, VVIMP इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आमतौर पे जब आईपीओ लाते हैं ना तो उस समय जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है ना। लेकिन बोले सर इसका अलग से फिर आरएचपी क्यों पढ़ रहे हैं? कारण ये है तो प्रोस्पेक्टस ही, लेकिन इसमें फाइनल इशू प्राइस या एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर ये नहीं दिया रहता, ये मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर है 3 का सी, ठीक। ये डिटेल आपको और दिया गया है। विच द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मेन फीचर क्या है? अनलिमिटेड कैपिटल, गवर्नमेंट फंडिंग, इशुएंस ऑफ शेयर, डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक। अभी देखो डोनेशन की बात नहीं, डोनेशन अब कोई डोनेट थोड़ी ना करेगा, उसके बदले में शेयर लेगा, पैसे देगा। इशुएंस ऑफ शेयर, शेयरों को जारी करना, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया फीचर है। यही तो बाकी लोगों से अलग कराता है। अगर मैं अकेला एक कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो उसमें मेरे ही पैसे लगे होंगे, और अगर मुझे पैसे रेज करने होंगे, फंड रेज करने भी होंगे तो मैं लोन लूंगा, है ना, लोन लूंगा। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, हम ओनरशिप दे के उसके बदले में पैसे लेते हैं ना, शेयर इशू करना वही तो होता है, ठीक। तो ये मेन फीचर है। ये जो पहला सेशन है एकदम बेसिक है, लेकिन इसमें कुछ सेक्शन भी बताऊंगा मैं, जैसे शेल्फ वाला 31 है, इसको भी याद रखेंगे आप। 236 क्या है, 270 क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी जिनको हमको ध्यान रखना है। 29 क्या, 129 क्या है, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो आपके सिलेबस में कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, लेकिन ये बीकॉम बेस्ड एग्जाम है, तो आप एकदम सोचेंगे कि एकदम डीप घुस के अंदर से प्रोविजन पढ़ रहा हूँ, तो वो मत कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो आप पढ़े हुए हैं, कंपनीज एक्ट पहले से पढ़े हुए हैं, सारे प्रोविजन बहुत अच्छे से आते हैं, सेक्शंस भी रटे रुटाए हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि अब आखिरी 7-8 दिन 10 दिन बचा हुआ है, आखिरी में स्टार्ट आप नहीं किए हैं, कोई इशू नहीं, आप ये एमसीक्यूज देखें और उसमें काम बन जाएगा। और अच्छा, मैं आपको ये जानकारी दे भी दूं कि अभी लास्ट टाइम में एक तो कोर्स जो 5,000 फीस थी, फिर 2900 हमने में प्रोवाइड किया, वो बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है। कोर्स जो है बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल हो जा रहा है, और कारण ये है कि वैलिडिटी भी उसको कम कर दिया है, वो आके किसी एग्जाम में आपके काम नहीं आ पाएगा इसी एग्जाम के लिए, और इसलिए हमने फीस एकदम न्यूनतम रख दिया है। तो आप वहां से जा सकते हो, ले सकते हो। एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से है। और एक एमसीक्यू बूस्टर करके कोर्स है, एमसीक्यू बूस्टर, उसमें इसी टाइप के 1600 एमसीक्यू लगभग हम कवर कराएंगे, और 1600 में कहीं न कहीं उस एमसीक्यू के पीछे पूरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियोस है और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। वो अच्छा, जो कोर्स लिए वो एमसीक्यू बूस्टर मत ले लेना, है ना, वो दोबारा उनका पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं एमसीक्यू बूस्टर, एमसीक्यू जो करा रहा था उसी को मैंने अलग से प्रोवाइड करा दिया लास्ट टाइम में, जो बच्चे इंटरेस्टेड रहे तो। और टेस्ट सीरीज आप जरूर दिलाएं। कारण क्या है, टेस्ट सीरीज में, अगर आप वहाँ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हैं, एनरोल करते हैं, पूरा कंपटीशन जो छत्तीसगढ़ का ओवरऑल जो कोर कंपटीशन है वो आपको फेस करने को मिलेगा, क्योंकि सीरियस बच्चे जितने भी हैं योगेंद्र साहू क्लासेस ज्वाइन किए और टेस्ट दिलाए हुए हैं, तो उसके बीच में आपको अपने वैल्यूएशन मालूम चलेगा, ठीक है। तो वो जरूर दिलाए, है ना। चलो, कोई दिक्कत आएगा तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 8770123687, 8770123687, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। A company's ability to continue indefinitely regardless of changes in ownership or management is known as a perpetual session. एक एक बार सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, ठीक है, देश चलना चाहिए, है ना। बस वैसे ही कंपनी चलते रहता है, ओनर्स आते जाते रहते हैं, मैनेजर्स आते जाते रहते हैं, एम्प्लॉइज आते जाते रहते हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही परपेचुअल सेशन कहलाता है, शाश्वत उत्तराधिकार। अ कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन ओनरशिप और मैनेजमेंट इज नोन एज परपेचुअल सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार, ठीक है। अ कंपनी कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम, दिस मीन्स, इसका मतलब इट हैज लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जी बिल्कुल, कंपनी उसके मालिक के नाम से शू नहीं करके कंपनी के नाम पर हम केस कर सकते हैं, इसकी कानूनी पहचान इसके मालिकों से अलग है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिकॉर्डिंग द शेयर ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दे कैन नॉट बी सोल्ड पब्लिकली, दे आर ट्रांसफरेबल, दे आर नॉन नेगोशिएबल। ये देखो, ये जो ऑप्शन डला हुआ है, इसमें मैं आपको बात बता दूं, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि दो ऑप्शन ना आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं। ये हमेशा से मैं बोलता आता हूं कि एग्जाम भैया सिर्फ आपके नॉलेज का परिचय नहीं है, एक आर्ट है, एग्जाम निकालना एक आर्ट है। आपको नहीं मालूम, आपको इस क्वेश्चन को हो सकता है आंसर नहीं मालूम, लेकिन आप पढ़ेंगे दे कैन नॉट बी ट्रांसफर और दे कैन बी ट्रांसफर। दो ऑप्शन हो गया, दे आर ट्रांसफरेबल, दे कैन बी ट्रांसफरेबल,
दे कैन नॉट बी ट्रांसफर, मतलब ये दोनों या तो हाँ या तो ना, तो कोई भी चीज या तो सही है या गलत है, आधा सही आधा गलत वाली तो बात होती नहीं है, ऐसे ऑप्शंस में रखते नहीं है। तो इतना डैम श्योर हो जाता है ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा, ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में या तो वो सही आते और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो सब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखा करें, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द शेयर ऑफ कंपनी, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दे आर ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या, शेयर बेच सकते हो अपने। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर, जी बिल्कुल सही बात है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, देखो कंपनी अगर हम लोग लाइबिलिटी के हिसाब से देखें तो दो टाइप में बांट सकते हैं, एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी सीमित देता, मतलब जैसे अगर मैं 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा और मुझसे 60,000 रुपए ही मांगे गए, इनकेस कंपनी को नुकसान होता है, बिकता है कुछ भी, तो मैं एक्स्ट्रा 40,000 रुपए देने के लिए ही लायबल हूँ, है ना, जितना पैसा अनपेड है उतना ही देने के लिए लायबल हूँ। या एक और तरीका होता है बाई गारंटी, है ना, लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई शेयर मतलब जितना पैसा मेरा बचा है भैया ड्यू है वो मैं दूंगा खत्म, गारंटी में हाँ जितना मैंने गारंटी दिया हुआ है कि अच्छा भले 1 लाख का है 2 लाख रुपए गारंटी देता हूँ, तो लिमिटेड बाई गारंटी भी होता है, ठीक है, तो लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लेना आप, डिटेल दिया हुआ, व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कुछ सेक्शन आपको जरूर ध्यान रखने हैं, अगर सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं ना तो जो बच्चा इसको करके रखा हुआ है उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट। और मुझे लगता है कि 2-3 सेक्शन पे क्वेश्चन तो रहेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन में 2-3, बोले सर बस 2-3 के लिए आंसर, अरे वही 2-3 आपको एक्स्ट्रा एज दिलाएंगे, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑलमोस्ट सभी ने योगेन साहु क्लासेस का, जो सीरियस स्टूडेंट है योगेन साहु क्लासेस से जुड़ा ही हुआ है, ठीक है, और जो आप पढ़ रहे हैं, जो एक सीरियस कैंडिडेट पढ़ रहा है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो जो आप पढ़ रहे हो ना बाकी लोग भी वही पढ़ रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ डालोगे, जो मैं पढ़ाऊँ कम से कम उसको रिवाइज करके रखो, मेरी बातों को पूरा मानो, और ये जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सेक्शन वगैरह ना वो सब याद रख लेना, ठीक है, वो सब याद रख लेना सेक्शंस। और जो थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है जैसे सेक्शन बेस्ड अगर मैं बताऊँ, ईयर बेस्ड बताऊँ, फिगर बेस्ड बताऊँ, तो मैंने आपको जब ऑडिट वाला टॉपिक पढ़ाए थे ऑडिटर में, तो वहाँ के जो क्वालिफिकेशन चालू थे 139 से, ये 39 है वो 39 है, 139 149 में अपॉइंटमेंट था, 140 में रिवोवल है, 141 में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, 142 में रेमुनरेशन है, 143 में फॉर ड्यूटी है, 144 में स्पेशल सर्विस अलग से नहीं देगा वो है, 145 में साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट को, इसके बारे में बात किया गया है, 146 में एनुअल जनरल मीटिंग में बैठने की शक्ति है, और 140 उसके बाद 8 कॉस्ट ऑडिट है, ये हम पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े, वो एक पोर्शन याद करना है। फिर ऑडिट वाले में ही बहुत सारे केस स्टडी है, किंगस्टन वाला, लंदन स्टोरेज वाला, इतने सारे केस स्टडीज हैं, तो उसका ईयर में बताया हूँ, उसको पढ़ाते पढ़ाते उसको केस स्टडी को आप याद रख लें, और उसको बढ़िया ट्रिक के साथ बताया हूँ, उस वीडियो को थ्योरी वाले पोर्शन में आप देखें और याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट में एमसीक्यूज कराते कराते पूरे डेफिनेशन को याद कराओगे नहीं कराऊँ, ट्रिक से जोड़ के याद आ रहा होगा, फ्लेक्सिबल वाला होम में है, होम में हम लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं हाथ पैर, तो ऐसे रिलेट कर करके याद करें ना, उसको पूरा आप याद कर लेंगे, सारे प्रिंसिपल हो गए, जैसे कार का हो गया तो कार एचटीसी की गाड़ी यहाँ चलती है, ऐसे रिलेट करा करा के याद करा है, वो सबको अलग से नोट डाउन करके रखना, एक दिन लगेगा पूरा ऐसे काटने छाटने में बहुत काम आएगा। फिर सहकारिता वाले में कितने सारे सेक्शन ट्रिक के साथ याद कराया, सहकारिता का सेक्शन आप याद रख लेना, कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शन अभी बता रहा हूँ सबको आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में ना आप अगर यहाँ से सवाल बने, नो डाउट आप आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में जो मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ाया हूँ, वो भी संभवतः पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स के पार्ट में, तो वहाँ इकोनॉमिक सर्वे वाला भी इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको भी ट्रिक से याद कराऊंगा, अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो लेटेस्ट डेटा को आप याद करेंगे, तो वही सब आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएंगे। तो सेक्शन 39 क्या बोलता है, व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेक्शन 39, तो 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, ठीक है, ये 90%, हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो भी देखे कि 90% का क्राइटेरिया क्यों किया होगा, पहली बात तो ये समझो, मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, मैं कंपनी और मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, और मुझे रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपए की, कितने की, 1 करोड़ की, तो भाई 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो मेरा काम स्टार्ट होगा, समझना बात को, 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो मेरा काम स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे 1 करोड़ नहीं मिलते, मुझे 70 करोड़ मिलते हैं, 70 लाख मिलते हैं, तो अभी भी 30 लाख का डेफिसिट हो गया ना, तो मैं अपना काम को पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। तो यही मानना रहता है, कानून का यही मानना है कि ऐसे में तो भाई आपके फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं हो पाई, आप काम कैसे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट कर दोगे पूरा खत्म नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इसलिए बोले 90% तक कम से कम पैसे मिल जाए, तो बचे 10% आप इधर उधर दूसरे जगह से अरेंज कर लोगे, ये कंडीशन रहता है। तो 90% ऑफ द इशूड अमाउंट ये, और कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 29। और अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता तो 120 दिन के अंतर्गत वापस करना होता है। इसका मैं पूरा एज इट इज लैंग्वेज पढ़ा के बताता हूँ, प्रोस्पेक्टस जब, तो देखो सेक्शन 39 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट अ कंपनी मस्ट रेज थ्रू अ पब्लिक इशू टू प्रोसीड विथ शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, याद रहेगा। और
इफ दिस थ्रेशोल्ड इज नॉट मेट विद इन 120 डेज ऑफ द प्रोस्पेक्टस इशू, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंतर्गत, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंतर्गत अगर ये आप पैसे नहीं मिल पाए तो 120 दिन के, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंतर्गत आपको सभी के पैसे लौटाने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, टाइम फ्रेम तो मैंने बता दिया, द सब्सक्रिप्शन अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 120 डेज फ्रॉम द फर्स्ट इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल इशू साइज रिक्वायर्ड अमाउंट है, ठीक है। तो कुल मिला के सॉरी एक यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। सेक्शन 39 क्या बोलता है, पहली चीज तो आप याद रखना 90% होना चाहिए, है ना, 90% ऑफ इट्स टोटल ऑफर साइज। और इफ द थ्रेशोल्ड इज नॉट मेट विद इन 120 डेज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इशू, द कंपनी मस्ट कैंसल द इशू एंड रिफंड ऑल इन्वेस्टर मनी, ठीक है। वही बात बोला, 120 डेज के अंदर अगर प्रोस्पेक्टिव इशू के 120 दिन के अंदर नहीं मिला तो उनको रिफंड करना होगा। और रिफंड में भी अगर आप डिले करते हैं ना, पेनल्टी लगती है। कितनी पेनल्टी लगती है? 15%। फेलियर टू रिफंड, इफ द कंपनी डिलेज द रिफंड बियॉन्ड द 15 डे लिमिट, इट बिकेम्स लायबल टू पे इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। अब बोले सर 15 दिन कहाँ से, तो रिफंड करना होता है। इफ द मिनिमम थ्रेशोल्ड इज नॉट अचीव्ड, द इशू इज कैंसल्ड, द कंपनी मस्ट प्रोसेस फुल रिफंड टू ऑल इन्वेस्टर विद इन 50 डेज ऑफ द इशू क्लोजर। और अगर नहीं करेंगे तो 15% का चार्ज लगता है। कुल मिला के पूरी बात समझ आई आपको। सेक्शन 39 क्या बोलता है, मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट बताता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, है ना। और ये पैसे जैसे ही प्रोस्पेक्टस इशू किए उसके 120 दिन के अंतर्गत मिल जाना चाहिए। 90% के लिए इंतजार करते रहेंगे कि 10 साल नहीं, 120 दिन, जहां से प्रोस्पेक्टस इशू किए वहां से 120 दिन। अगर पैसे नहीं मिल पाए, थ्रेशोल्ड लिमिट पूरा नहीं हो पाया, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा इशू और 15 दिन के अंदर पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन ए 9 का ए सही है, ये डिटेल दिया भी हुआ है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट इज द प्रोस्पेक्टस डिफाइंड, प्रोस्पेक्टस कहाँ डिफाइंड है, एक काट के और यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 270 में प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है, सेक्शन 270 में प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है, सेक्शन 236 में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में 236 में बताया गया, और सेक्शन 270 में प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है। याद रखेंगे सेक्शंस, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये थोड़ा सा आप उसको सुधार लेंगे ना, ये 270 है, 270 है, ठीक है। द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज यूज्ड टू, क्या किस लिए यूज किया जाता है कॉमन सील, अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जी बिल्कुल, आधिकारिक दस्तावेजों को लागू या प्रमाणित करना, सील जैसे हम साइन करना वैसे ये को सील लग जाता है, और क्या, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का क्या फायदे हैं, ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड ओनरशिप, लेस रेगुलेशन, कम नियमन। तो देखो यहाँ पर इसका मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में आसानी, ये पॉइंट एडवांटेज के रूप में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे मैं अकेले बिजनेस को संभाल रहा हूँ, अकेले धंधा कर रहा हूँ, तो मैं खुद निर्णय, मैं अपना मालिक हूँ भैया, मैं खुद निर्णय ले सकता हूँ, मेरे को 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन वहाँ पर भैया बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, शेयर होल्डर्स हो रहे हैं, अलग अलग केस में अलग अलग रिजोल्यूशन पास कराना होता है, सभी लोगों से चर्चा करनी होती है, ऐसा नहीं कि कोई एक जन डिसीजन ले लेगा। तो ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग जैसा तो कुछ नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी, जी बिल्कुल ये फायदा है, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपका घर का एसेट वगैरह बेच के कर्जा पटा दिया जाएगा, लॉस को रिकवर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी एक फायदा होता है। अनलिमिटेड ओनरशिप, अनिश्चित स्वामित्व, ऐसा भी नहीं है, लिमिटेड, जितना आप शेयर होल्ड करेंगे उतने के लिए आप ओनरशिप है। लेस रेगुलेशन, कम नियमन, ऐसा नहीं भैया कंपनी चालू करोगे तो और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके फायदे यही दिख रहे हैं। अच्छा नुकसान बता दो, नुकसान, नुकसान मैंने बताया डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, खुद कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, कंट्रोल थोड़ा सा ना डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है, खुद का कंट्रोल नहीं रहता, आप जितना शेयर है ना उतने तक की आपके मालिकाना हक है, ठीक है। एक सेलमैन वर्सेस सोलमैन वाला केस है ना, तो ये जो कॉर्पोरेट वाली हम बात कर रहे हैं कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये केस कहाँ से आता है, सेलमन वर्सेस सेलमन वाले में आया था ये बात, है ना, तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन था उसका, उस बात को भी आप याद रखेंगे। अच्छा डबल टैक्सेशन वाला भी मैटर आता है कॉर्पोरेट वाले में, डबल टैक्सेशन, प्रॉफिट पे आपको अलग टैक्स देना है, फिर डिविडेंड दे रहे हो तो डबल टैक्सेशन वाला भी बात है, तो ये सब लॉस में गिना जाता है, ठीक है। चलो द ओनरशिप ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर, है ना, शेयर से रिप्रेजेंट होता है। अ कंपनी इज मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नोन एज डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। 14 कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, अनलिमिटेड कैपिटल, ऐसा नहीं है, आपको एक मैक्सिमम लिमिट सेट करना होता है ऑथराइज्ड कैपिटल के रूप में। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल, रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया। अ कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट नेम एंड इट्स नेम इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। इंडिया में लगभग 25 से ज़्यादा रजिस्ट्रार है, आरओसी है ना, आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, तो 25 है रजिस्ट्रार, अभी आप एक बार सर्च कर लेंगे, ओवर 25 ही है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया 25 रजिस्ट्रार हैं
कितने हैं? 25 रजिस्ट्रार है कंपनियों के, ठीक है। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज आर डिस्टिंक्ट नेम एंड इस नेम इज रजिस्टर्ड विथ आरओसी। आरओसी से रिलेटेड मैं और कुछ आपको पॉइंट बताता हूँ। In company law, ROC stands for Registrar of Company. It is a statutory authority operating under the Ministry of Corporate Affairs, MCA। इस बात को आप याद रखेंगे, MCA के अंदर काम करता है, बस इतना ही एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये बात आप याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। Which characteristics of a company allows it to continue its existence even after death or insolvency of its member? Perpetual cession ही, शाश्वत उत्तराधिकार। The liability of member in a company generally is limited, है ना, limited। What is a prospectus as per the Companies Act 2013? A document inviting offer for subscription of securities, या पैसे के लिए, किसके लिए? तो a document inviting offers for subscription of securities यानी कि शेयर्स, ठीक है। A company is a legal entity that is separate from its member. This characteristic repeat हो गया है। एक मिनट, कंपनी इज लीगल एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होगा। तो 21 क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो 20 क्वेश्चन हमने किया। बेसिक है, धीरे धीरे थोड़ा और आगे वाले प्रोविजंस देखेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल देखेंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट में आपको बताऊं तो ऊपर ऊपर अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे और आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होंगे कि इतना बड़ा कंपनीज एक्ट कैसे पढ़ूं मैं, तो मेरी बात मानिए आप, पूरा एकदम डीप नहीं घुस रहे तो थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ ले, कहीं आपको ये खल न जाए बात, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।